हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन जिला दर्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। जिले का नया नया जिला राजस्थान का, वो है टोंक। ठीक है, आज हम टोंक जिले के बारे में अध्ययन करेंगे और टोंक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कोई जिला शुरू होगा तो उसमें अपन क्या करेंगे कि पहले उस जिले का नक्शा बना के उसके विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या है, उन क्षेत्रों के बारे में क्या क्या बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और आज जो अपन टोंक जिला पढ़ेंगे इसके दो पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, क्योंकि क्या है थोड़ा बड़ा है टॉपिक, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से समझूँ आपको। ठीक है, तो टोंक टोंक की बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ये मेरे पीछे नक्शा दिख रहा होगा टोंक जिले का। ठीक है, टोंक टोंक पहले क्या था, किसे स्थापना हुई, ठीक है, किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की, पहले यहाँ पर कौन सा वंश शासन करता था, उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, तो टोंक देखिए दोस्तों, जो टोंक जिला है, ठीक है, यहाँ पर सबसे राजस्थान की ऐसी एकमात्र रियासत है टोंक जहाँ पर मुस्लिम वंश का शासन था। राजस्थान में देखिए, अगर बात करें अपन तो राजस्थान की ऐसी दो रियासतें, धौलपुर और भरतपुर, राजस्थान के ऐसे दो जिले जहाँ पर पहले जाट वंश ने शासन किया। ठीक है, और राजस्थान की एकमात्र रियासत मुस्लिम रियासत के नाम से जाना जाता है टोंक। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का लखनऊ भी टोंक को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब टोंक की स्थापना की बात करें तो टोंक की स्थापना अमीर खां पिंडारी नामक व्यक्ति ने की थी। 1817 में अमीर खां पिंडारी नामक व्यक्ति ने टोंक की स्थापना की थी। और प्राचीन पूर्वानुमानों के हिसाब से देखा जाए तो जयपुर के राजा मान सिंह ने भोला नामक ब्राह्मण को 12 गांव टोंक में दान में दिए, जो वर्तमान में टोंक कहलाता है। ठीक है, और विशेष जो फैक्ट है, ये राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि टोंक की स्थापना किसने की, तो आमिर का पिंडारी ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करते हैं। और एक बात और, टोंक को राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में शामिल किया गया। ठीक है, चलते हैं टोंक की ओर। देखो, टोंक को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी। ठीक है, दूसरा कहा जाता है राजस्थान का लखनऊ, राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है, टोंक को कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं टोंक के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में और उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन पहले क्षेत्र की। टोंक का जो पहला क्षेत्र आता है वह कौन सा आता है, टोंक का जो पहला क्षेत्र आता है वो आता है डिग्गी, डिग्गी। ठीक है, अब डिग्गी में क्या है, डिग्गी के क्या क्या चीज प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, पहले तो अपन मंदिर की बात करते हैं। राजस्थान में जो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है वह टोंक में है। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी जहाँ पर कुष्ठ रोग का निवारण होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग के निवारक बोले जाते हैं। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी जो मंदिर है उसमें इन्हें कलह पीर के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, और डिग्गी कल्याण जी के दिन में 3 बार पूजा होती है। देखो दोस्तों, सुबह तो होती है बचपन में, बचपन के रूप में इसकी पूजा की जाती है। दिन को होती है इनकी यौनावस्था में, जवानी के रूप में इनकी पूजा होती है। और शाम को जो पूजा होती है वो तीसरी पूजा होती है, वो वृद्धावस्था में होती है। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पे, टोंक में। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बात करते हैं अपन यहाँ पर क्या है डिग्गी में, तो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। दूसरा, अगर इसकी बात है तो दिन में 3 बार पूजा होती है, दिन में 3 बार पूजा होती है। ठीक है, इन्हें कलह पीर, कलह पीर और कुष्ठ रोग निवारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, आगे की बात करें, दूसरे क्षेत्र की बात करें तो टोंक के बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है अपने, वो कौन सा आता है दोस्तों, टोंक के बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है वो आता है अपने पास वनस्थली। ठीक है दोस्तों, वनस्थली, वनस्थली में क्या है, विद्यापीठ है। ठीक है, और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना सन 1955 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा और उनकी पत्नी रतन देवी के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, तो वनस्थली में क्या है, वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली
विद्यापीठ, ठीक है। स्थापना कब हुई? सन 1955 में। किसने की? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी पत्नी रतन देवी, रतन देवी ने की, ठीक है। इसके बारे में एक ही चीज याद रखनी है आपको, वनस्थली में विद्यापीठ स्थित है जिसकी स्थापना सन 1955 में हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन देवी ने की। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आगे का क्षेत्र आता है अपना कौन सा आता है? आगे की बात करें तो अपना डिग्गी हो गया, वनस्थली हो गया। आगे की बात करें तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा इसको, फिर अपन यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा कुछ चीजें। यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो अपना जो क्षेत्र आता है वो आता है मालपुरा। अगला जो क्षेत्र आता है दोस्तों वह कौन सा आता है? मालपुरा। अब देखो मालपुरा की बात करें तो मालपुरा में क्या क्या है, ठीक है। मालपुरा की बात करें दोस्तों तो मालपुरा में दादाबाड़ी स्थित है, ठीक है, दादाबाड़ी स्थित है। दूसरा आता है केंद्रीय भेड़ व प्रजनन अनुसंधान केंद्र, मालपुरा बीकानेर टोंक में स्थित है। बकरी और भेड़ इन दोनों का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मालपुरा टोंक में, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है मालपुरा के लिए वो ये आता है कि सबसे पहला अपने क्या हो गया, पहला पॉइंट तो क्या हो गया? मालपुरा का दादाबाड़ी। दूसरा हो गया केंद्रीय भेड़ अनुसंधान प्रजनन केंद्र। तीसरा आता है राजस्थान के 3 किले, पचेवर का किला, असीरगढ़ का किला और कंकोड़ का किला, ये तीनों का स्थित है मालपुरा टोंक में स्थित है, ठीक है। तो बात करते हैं मालपुरा की। मालपुरा में क्या क्या है? सबसे पहले बात करें मालपुरा की, ठीक है। मालपुरा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? दादाबाड़ी, दादाबाड़ी मालपुरा में आपको दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आता है अपने पास कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट आता है वह क्या आता है? पचेवर का किला, पचेवर का किला, ठीक है। असीरगढ़ का किला, और कंकोड़ का किला, कंकोड़ का किला, ठीक है। तो ये क्षेत्र आते हैं मालपुरा के बारे में। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? मालपुरा में आते हैं दादाबाड़ी, ठीक है, केंद्रीय भेड़ और प्रजनन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, पचेवर का किला, असीरगढ़ का किला और कंकोड़ का किला, ये कहाँ पे स्थित है? टोंक में। तो ये बात हुई दोस्तों 3 क्षेत्रों की। अब आगे चलते हैं। आगे बात करें तो आगे का जो क्षेत्र आता है टोंक का वो आता है निवाई। अब निवाई में क्या क्या स्थित है? देखिए दोस्तों, जालंधरनाथ, जालंधरनाथ का आपने नाम सुना? जालंधरनाथ का जो प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? निवाई टोंक। नाथ संप्रदाय का केंद्र भी कहाँ पे? टोंक में, ठीक है। और आगे बात, जैसे नाथ संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी, यानी मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, ठीक है। और इसको कौन कौन से संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लुई सिद्धवाद के नाम से इन मत्स्येंद्र नाथ को जाना जाता है दोस्तों। और निवाई में क्या क्या है? निवाई में 2 चीजें होगी और एक और विशेष चीज आती है निवाई में, वो आती है देवनारायण जी का दूसरा प्रमुख मंदिर। देखो, देवनारायण जी का जो पहला प्रमुख मंदिर है वह है आसीन भीलवाड़ा में, ठीक है। देवनारायण जी का जो दूसरा प्रमुख मंदिर आता है वह कहाँ आता है? वह आता है साहब देवधाम जोधपुरिया टोंक, ठीक है। देखो दोस्तों, देवनारायण जी है, इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। देवनारायण जी जो है गुर्जर जाति के विशेष लोक देवता हैं। इनके मंदिर में पूजा इनकी मूर्ति की नहीं होती है बल्कि ईट रखी होती है, उनकी पूजा की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपन निवाई। अगला जो पॉइंट आता है टोंक का वो क्या आता है? निवाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निवाई को। निवाई की बात करें, निवाई की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या निवाई में? सबसे पहले नाथ संप्रदाय का केंद्र है। देखो,
जो नाथ संप्रदाय है, एक बात बताता हूँ मैं आपको। नाथ संप्रदाय, देखो नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र आता है वो आता है जोधपुर का श्री मंदिर। श्री मंदिर क्या, वो अपना जोधपुर में महामंदिर है, जो कितने खंभों पर है, 80 खंभों पर स्थित है, ठीक है, जिसका निर्माण मानसिंह राठौर ने करवाया था, ठीक है, वो मेन है। लेकिन यहाँ पर भी एक क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है नाथ संप्रदाय का, उसके अलावा, ठीक है, नाथ संप्रदाय का केंद्र है। दूसरा जालंधर नाथ, ठीक है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण आता है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया में क्या है, देवनारायण जी का मंदिर है, देव नारायण जी मंदिर, ठीक है दोस्तों। ये बात हुई निवाई की। आगे की ओर चलते हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो टोंक जिले का जो अगला क्षेत्र आता है वह कौन सा आता है, वो आता है रेड। आपने सुना होगा रेड, जिसे एशिया का सबसे बड़ा, देखो प्राचीन भारत का टाटानगर, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किसे कहा जाता है, रेड को, ठीक है। रेड किस नदी किनारे स्थित है, डील नदी किनारे स्थित है। तो देखो रेड के बारे में क्या क्या पॉइंट मिलता है अपने को। सबसे पहले टाटानगर कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार रेड को कहा जाता है, और रेड विशेष रूप से किस नदी किनारे स्थित है, डील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे चले, आगे की बात करें तो आगे आता अपने पास रेड, ठीक है। रेड की बात करें तो रेड की बात करें तो रेड में इसे टाटानगर कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है भंडार। और किस नदी के किनारे स्थित है, ढील नदी के किनारे स्थित है, ढील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, अपने आराम से, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे धीरे धीरे तरीके से सभी क्षेत्रों का अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टाइम लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने क्या होता है, चीज़ अच्छी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस क्षेत्र को इरेज कर दिया, ठीक है, इस क्षेत्र को इरेज कर दिया, इसे इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया मैंने। पहले अपन 2 क्षेत्रों की बात कर ली, 3 क्षेत्रों की बात कर ली, फिर और आगे देखेंगे, है ना। तो दोस्तों अब विशेष क्षेत्र टोंक की बात कर लेते हैं। टोंक जिला पढ़ेंगे, टोंक विशेष क्षेत्र बात कर लेते हैं। तो टोंक, देखो राजस्थान के समान आकार वाला जिला कौन सा है, टोंक। अब राजस्थान का आकार कैसा है, पतंगा का आकार है। किसने कहा था, टी.एच. हेंडले ने कहा था, ठीक है, याद रखना। प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने राजस्थान को किस आकार का बताया था, पतंग आकार बताया था। तो राजस्थान के आकार वाला जिला भी कौन सा है, टोंक। दूसरी बात करें तो मिर्च की मंडी, मिर्च की मंडी कहाँ लगती है, टोंक में लगती है। देखो मिर्च जो है, जो लाल मिर्च है, वो मैंने बताया था आपको मथान या जोधपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन मिर्च की मंडी कहाँ लगती है, टोंक में लगती है, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो बात आता है अरबी फारसी शोध संस्थान, ठीक है, अरबी फारसी शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 4 दिसंबर 1978 को की गई थी, ठीक है। इसे वर्तमान में मौलाना अबुल कलाम आजाद फारसी शोध संस्थान के नाम से मतलब चेंज कर दिया, इसका नाम अभी क्या रखा गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। और इसमें जो अरबी फारसी शोध संस्थान, इसमें औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान और शाहजहां द्वारा लिखित कमालेगिरी कुरान इसमें स्थित है, ठीक है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो मुबारक महल। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो मुबारक महल है वह 2 जगह स्थित है। पहला मुबारक महल जयपुर में है और दूसरा मुबारक महल टोंक में है।
अब बात करते हैं इनके निर्माण करने की। तो जयपुर के जो मुबारक महल है उसका निर्माण किसने कराया? माधो सिंह द्वितीय ने कराया। क्यों करवाया? अतिथियों को ठहराने के लिए करवाया। अब टोंक का जो मुबारक महल है इसका निर्माण कराया वजीरोदौला ने। किसने? वजीरोदौला ने। ठीक है, इसने इसका निर्माण क्यों कराया? क्योंकि क्या होता था दोस्तों, एक विशेष बात है, अपने ध्यान से सुनिएगा, अपनी नोटबुक रखिए, उसको नोट करिएगा, चीज को बताता हूँ जो। देखो, पहले क्या होता था, बकरा ईद के अवसर पर, कब? बकरा ईद के अवसर पर ईद उल जुहा, बकरा ईद कब होती है? ईद उल जुहा को, आपको पता है, ठीक है। ईद उल जुहा के अवसर पर, बकरा ईद के अवसर पर कहाँ पर? मुबारक महल में, टोंक का जो मुबारक महल है वहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी। लेकिन 6 अक्टूबर 2014 को अंजुमन सोसाइटी ऑफ खानका, खानका ए इरीमिया, ठीक है, ये एक संस्थान है, इसने क्या किया, 150 वर्ष पुरानी चली आई प्रथा को समाप्त कर दिया, ऊंट की बलि देना बंद कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट की बलि कहाँ दी जाती थी? तो क्या दोगे आप उत्तर? मुबारक महल, टोंक। ठीक है, उसका निर्माण, जयपुर का निर्माण कराया अतिथियों को ठहराने के लिए, और इसका निर्माण किस लिए कराया गया? यहाँ पर बकरा ईद की बलि दी जाती थी। बकरा ईद पर किसकी? ऊंट की बलि दी जाती थी। आगे बात करें, आगे की बात करें तो टोंक का आकार पतंगाकार हो गया, अरबी फारसी सोन संस्थान हो गया, सुनहरी कोटी हो गई, सुनहरी कोटी, अच्छा सुनहरी कोटी का भी नाम आता है, सुनहरी कोटी भी टोंक की प्रसिद्ध है। ठीक है, और अपना क्या हो गया? मुबारक महल हो गया। ठीक है, अब अपन अध्ययन कर लेते हैं टोंक क्षेत्र की। मैंने आपको बता दिया, इंट्रोड करा दिया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले इसका आकार कैसा है? पतंगाकार, पतंगाकार। दूसरा आता है मुबारक महल, ठीक है। तीसरा तीसरा आता है सुनहरी कोठी, ठीक है। अरबी फारसी सोन संस्थान, अरबी फारसी सोच संस्थान, ठीक है। और अरबी फारसी सोच संस्थान हो गया, सुनहरी कोठी, मुबारक महल हो गया, और क्या बताया मैंने इसके बारे में? मिर्च मंडी, मिर्च मंडी, ठीक है। ये बात हुई साहब टोंक के विशेष क्षेत्र की। टोंक जिला भी होता है, टोंक का एक विशेष क्षेत्र आता है जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे की बात करें दोस्तों, टोंक के आगे की बात करें तो अगला क्षेत्र आता है वो आता है अपना बिशलपुर। देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर पेयजल परियोजना है, जो 574 किलोमीटर लंबी है और 39.9 मीटर ऊंची है। ठीक है, बिशलपुर परियोजना राजस्थान में लगभग 6 से 7 जिलों को पेयजल की आपूर्ति बिशलपुर से होती है। ठीक है, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो बिशलपुर। अगले क्षेत्र की बात करें तो आता है मेरे पास बिशलपुर। बिशलपुर की बात करें, थोड़ी इंक डाल लेता हूँ मैं इसमें, इंक डाल लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छा दिखेगा, क्लियर। हाँ दोस्तों, बिशलपुर की बात करें थे अपन, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है, बिशलपुर है। कितनी लंबी है? 574 किलोमीटर लंबी, ठीक है, और 39.9 मीटर ऊंची, ठीक है। और एक बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व आता है जो बिशलपुर में स्थित है। बिशलपुर बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व आता है दोस्तों जो बिशलपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्षेत्र की बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो वो आता है राजमहल। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो राजमहल है वो दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। टोंक जिले का जो राजमहल क्षेत्र है वो दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले इसमें क्या होता, 1747 में जयपुर के शासक थे ईश्वर सिंह और जयपुर के शासक से माधो सिंह। अब देखो कैसे, देखो अपने जो जयपुर की स्थापना की थी वो किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। ठीक है, सवाई जय सिंह के क्या हुआ, दो पुत्र हुए, एक था माधो सिंह और एक था ईश्वर सिंह। तो पहले क्या एक देबारी समझौता हुआ था, चंद्रकुरी नाम की रानी थी जो कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह राठौड़ द्वितीय की पुत्री थी। अब क्या हुआ, चंद्रकुरी एक मतलब शासक थे दिल्ली के बहादुर शाह जफर द्वितीय।
ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, क्या हुआ कि सवाई जय सिंह ने क्या किया, बहादुर शाह जफर उनका युद्ध हुआ था। पहले इनका नाम क्या था, मोजम आजम, जिन्होंने दो और उनके भी पुत्र थे, उनका युद्ध हुआ था। तो सवाई जय सिंह ने इनका साथ नहीं दिया। ठीक है, सवाई जय सिंह ने इनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, नाराज होकर इन पर आक्रमण किया। तो अमर सिंह राठौड़ ने देवारी समझौता कराया। ठीक है, देवारी समझौता 3 लोगों के मध्य हुआ, अमर सिंह राठौड़ द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और अपने बहादुर शाह जफर और कौन, अपने सवाई जय सिंह। अब क्या हुआ, अमर सिंह राठौड़ ने अपनी पुत्री चंद्रकुरी का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के साथ करने की मतलब की किया। तो उन्होंने क्या एक शर्त रखी, शर्त क्या रखी, का सवाई जय सिंह के जो पुत्र होगा, सवाई जय सिंह के जो पुत्र होगा वही जयपुर का अगला शासक बनेगा। लेकिन लफड़ा हो गया, सवाई जय सिंह के 2 पुत्र थे, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे उत्तराधिकारी बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए युद्ध हुआ, जो कब हुआ, राजमहल का युद्ध, जो कहाँ पे, टोक में हुआ, 1747 को हुआ। किस किस के मध्य, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। दूसरी जो बात आती है राजमहल की, वो ये आती है बनास, डाई और खारी। कौन कौन सी बोली दोस्तों मैंने, बनास, डाई और खारी। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है, राजमहल टोक में स्थित है। देखो दोस्तों, बात करें अपन त्रिवेणी संगम की, तो राजस्थान में 5 प्रकार के त्रिवेणी संगम है। ठीक है, मेन कौन कौन से, सबसे पहला आता है सोम, माही, जाखम, जो कहाँ पे होता है, वेणेश्वर, नवाटपुरा गांव, डूंगरपुर। दूसरा होता है बनास, बेडज, मेला, बिघोत, भीलवाड़ा। तीसरा आता है बनास, खारी, डाई, राजमहल टोक। चौथा आता है बनास, बांडी, मासी, बनास, बांडी, मासी, वो कहाँ होता है, देवधाम, देवधाम टोक, वो भी टोक में होता है। ठीक है, अगला जो 5वां जो पॉइंट आता है वह क्या आता है, चंबल, बनास और सिप, जो कहाँ पे होता है, रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर। तो ये 5 प्रकार के त्रिवेणी संगम है जो टोक में जो कि राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन अगले क्षेत्र की, तो वो आता है राजमहल। इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अच्छा, राजमहल की बात करें तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, राजमहल का युद्ध कब हुआ, 1747 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ठीक है, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ। अच्छा, अगला क्या बताया मैंने, बनास, डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम, बनास, डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम। ठीक है, आगे बात करें, आप उतार लीजिए इसको आराम से। आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे आता है अपना एक लास्ट स्टेज आता है टोक का, वह कौन सा आता है, वह आता है दोस्तों देवली। देवली के बारे में पता करते हैं। देवली में थोड़ी सी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देवली को आराम से। देवली में 2 ही चीजें आती है, देवली। ठीक है, देवली की बात करें दोस्तों, तो देवली में सबसे पहले पॉइंट आता है अपने पास, देवली का जो पहला पॉइंट आता है वह आता है मांडव्य ऋषि की तपोस्ली। मांडव्य ऋषि जो थे उनकी तपोस्ली पूछी जा सकती है आपसे, तो देवली टॉप में। दूसरा जो आता है देवली के बाद, देवली का दूसरा पॉइंट वो आता है राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी। राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहां पर एक छावनी थी, कौन सी थी, देवली। 6 प्रकार की छावनी थी, लेकिन 6ठी जो छावनी थी वह कौन सी थी, देवली। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण आते हैं इसमें, एक तो मांडव्य ऋषि की तपोस्ली, मांडव्य दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ऋषि की तपो स्थली। ठीक है, और दूसरा क्या है, 1857 की सैनिक छावनी, कहाँ पे, देवली में। ठीक है दोस्तों, आज पार्ट 1 में इतना ही देखने को मिलेगा आपको। कल जो अपन बात करेंगे, कल टोंक जिले की नदियां, बांध, प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख व्यक्ति, महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी मंदिर है, जो भी मस्जिद है, टोंक में जो विशेष स्थान है, उनकी बात अपन कल करेंगे। आज मैं आपको प्रमुख क्षेत्र का अध्ययन करा दिया दोस्तों।
कल अपन टोंक जिले के पार्ट 2 की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी पल पल की वीडियो, मेरी जो पल पल की वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे मैंने आज ही वीडियो डाली टोंक की, तो जैसे ही वीडियो होगी कंप्लीट वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।